भी बर्बाद होगा। 53 साल पहले भारतीय सेना के प्रहार और महज 13 दिन में सरेंडर क्या भूल गए? आज इन्हीं सवालों के साथ बहस की शुरुआत करते हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु शुक्ला हैं, बीजेपी प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता, सुरेंद्र सिंह लाली हैं, विदेश मामलों के जानकार, हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही हैं, जिन्होंने 1971 की वो जंग लड़ी जिसमें इतनी बड़ी जीत हासिल की। तो कर्नल साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा और सबसे पहले तो विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। और आप जैसे जांबाजों की बदौलत आज इस जनरेशन, हम जैसे जनरेशन के लोग भी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि ये विजय दिवस शानदार है, जबरदस्त है और इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा सरेंडर। लेकिन जिस बांग्लादेश के लिए, जिन बांग्लादेशियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना को हमने 13 दिन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आज उस बांग्लादेश में चंद कट्टरपंथियों की वजह से आप मानकर चल रहे हैं कि ये बांग्लादेश हरकत कर रहा है, या फिर माने कि पाकिस्तान की वो राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश, जो 53 साल पहले बांग्लादेश था वो अब नहीं रहा? ये सवाल मुझसे? जी 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 कर्नल साहब। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश तो वही है, पर बांग्लादेश की हुकूमत वो नहीं है। और एक भयानक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। श्रीलंका का हाल आपने देखा, पाकिस्तान का रिजीम चेंज किया गया, म्यांमार का रिजीम चेंज किया। हम आदतन पाकिस्तान को हर चीज के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। इस बार भी वो जिम्मेवार है, और उसके अलावा कुछ बड़ी ताकतें भी इसमें शामिल हैं। और जो हम कहते हैं आईएसआई का रोल है, जरूर है, पर सीआईए या उनके जो जॉन सोरस टाइप एजेंट्स हैं, जिनका के पेशा ही रिजीम चेंज कराना है, वो लोग भी इसके पीछे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो अपने देश में कुछ लोग ये फोरकास्ट करते रहे कि जो कल बांग्लादेश में हुआ है वो हम आने वाले कल में शायद भारत में देखें। इस तरह की कुछ अपने देश के, मैं कहूँगा, वो लोग जो देश से प्यार नहीं रखते, और बांग्लादेश के वो लोग जो कि पहले अंडर प्रेशर थे कि हसीना उनको अमेरिकन बेस बनाने के लिए जमीन देने को तैयार नहीं थी, उनको हटाया गया, उनका रिजीम चेंज कराया गया, उसको देश से निकलकर हमारे देश में शरण लेनी पड़ी। इन सब चीजों को अलग करके देखा नहीं जा सकता, ये एक कड़ी है। आपने एक बड़ी बात कही कि हमारे देश में भी ऐसे हैं लोग। कौन हैं वो ऐसे दुश्मन, कौन हैं देश में? जो लोग अमेरिका को कहते हैं कि आपको आकर हमारा डेमोक्रेसी संभालना चाहिए, वो लोग इन्होंने कि ये फॉरेन फोरकास्ट किया था कि बांग्लादेश जैसे हालात शायद हमारे देश में भी बनने वाले हैं। सरेआम है, कुछ छुपकर नहीं बोले ये लोग। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है ही नहीं या बड़े खतरे में है, देश में भी बोलते हैं, विदेश में जाकर भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी साफ हैं और इनकी तरफ से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। ये एक बड़ा खतरा आप बता रहे हैं कर्नल साहब, ये बड़ा खतरा, और इशारा आपने, आपका मुझे लगता है यहाँ जो पैनल में मौजूद सभी लोग हैं और दर्शक भी, वो बेहतर समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं, चलिए आज मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं और समझने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले यहाँ याद करना और याद दिलाना भी ज़रूरी है। बांग्लादेश की अगर जो यूनुस सरकार है या चंद कट्टरपंथी हैं, जमाती हैं या पाकिस्तानी हैं, उन्हें उस सरेंडर की कहानी याद करना ज़रूरी, याद दिलाना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप जब चूँकि उस जंग में लड़े थे तो वो कहानी क्या थी और कैसी थी? देखिए, ये बड़ी मिसाल है जबकि हथियारबंद, हथियारों के साथ, अम्युनिशन के साथ
जख्मी नहीं, तंदुरुस्त 93,000 फौजियों ने घुटने टेक दिए और अपने हाथ हथियार सरेंडर कर दिए और झुककर बैठ गए हथियार डाल के। तो ये एक हमारी फौज की बड़ी भारी जीत थी। जब हम याद दिलाना चाहते हैं अपने शत्रुओं को इस सरेंडर का, पूरे संसार को हमारी इस विक्ट्री का, ये दिन हमें खुद ऐसे फौजी मुझे याद दिलाता है कि हमने वो 93,000 कैदी बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बिना उनको टॉर्चर किए, बिना उन्हें गैस चैम्बर्स में डाले, बिना उनके हाथ पैर तोड़े, सही सलामत अच्छा तंदुरुस्त हेल्दी खाना खिलाते हुए 3 मील्स 4 मील्स ए डे हमने उनको वापस कर दिया। हमारे उसी जंग के 78 प्रिजनर्स हैं, जिनमें से जो सर्वाइवर्स हैं वो आज तक पाकिस्तान की लखपत जेल में है। हमने उनका ट्रांजैक्शन नहीं किया कि हमारे 78, हमारे 93। और ये कहा जाता है कि जब सरेंडर पर पेपर पर साइन करने की बारी आई थी तो नियाजी रो रहे थे, जिन्हें सरेंडर करना था। रोना ही चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह उन्होंने बंगाली पॉपुलेशन को ट्रीट किया था, मेरे ख्याल में रोना बड़ी कम चीज थी। मैंने रोने का जिक्र इसलिए किया कि ये लोग इतनी जल्दी फिर आंसुओं को भूल कैसे जाते हैं, भारतीय सेना के इस शौर्य को भूल कैसे जाते हैं कि भारतीय सेना क्या कर सकती है। देखिए, वो तो उनकी फितरत है, हर फौज की अपनी अपनी फितरत होती है। हम लोग युद्ध आपसी किसी जंग झगड़े में नहीं करते, हम लोग जंग किसी मजहब को लेकर नहीं करते, हम लोग किसी जिदबाजी को लेकर, जुल्म के लेकर जंग नहीं करते, हम देश के लिए जंग करते हैं जी। जाती तौर पर हमारी कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। बिल्कुल सर, कर्नल साहब, और भारतीय सेना अपने अनुशासन और अपने परंपरा को लेकर इसीलिए प्रसिद्ध है। और मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा सरेंडर और इतनी बड़ी जीत और विजय दिवस जो हम मना रहे हैं, गर्व का दिन सबके लिए, लेकिन सवाल यहीं पर यही है कि इस विजय दिवस के दिन भी हम याद दिलाना चाह रहे हैं बांग्लादेश को कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो पाकिस्तान की राह पर चलकर बर्बाद ही हो जाओगे। और कैसे बर्बाद होगे वो हम लगातार, महंगाई कितनी बढ़ने लगी है, वहाँ सामानों की किल्लत होने लगी है, अनाज, चावल, तेल तमाम जो हैं वो ख़त्म होने लगे हैं, वो हम दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं लोगों को। लेकिन इस बीच सुरेंद्र जी, आप ये जो तमाम हमने जिक्र किया, मार्केट से आटा ख़त्म, चावल ख़त्म, तेल ख़त्म, सब कुछ वहाँ पर अब स्थिति डमाडोल होने लगी है, बिगड़ने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि अब विजय दिवस के दिन कम से कम होता है कि आदमी पास्ट भूल जाता है, तो इसी दिवस के ज़रिए उन चीज़ों को याद किया जाता है। तो कम से कम अब तो याद कर ले कि भाई जिस पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठे हो, उस पाकिस्तान की सेना यहाँ आकर बलात्कार और नरसंहार कर चुकी है। नमस्कार सुमित जी, सबसे पहले तो मैं सर झुका के हमारी सेना को और जो सेना के लोग यहाँ हैं मैं उनको नमन करता हूँ। सुमित जी, ये प्रॉब्लम थोड़ी अलग किस्म की भी है और थोड़ी साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि आप देखिए, आपने कहा कि ये आंसू भूल क्यों गए। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ऐसी केस स्टडीज है जो बेसिकली तो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं, पर उन्होंने इतनी नफरत पाली है यूद और हनूद के लिए, यहूदियों के लिए और हिंदुओं के लिए, कि उसमें ये अपने मुस्तकबिल के साथ भी खेल रहे हैं। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि हमें उन्हें पाकिस्तान आर्मी से बचाया, मतलब जो दुष्कर्म उस आर्मी ने किए और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन स्पॉटलाइट में, मतलब इट इज मोर देन जेनोसाइडल, उन्होंने जो किया उसमें हमें उन्हें बचाया। और अब उन्हें ये भी नहीं समझ आता है, क्योंकि वो नफरत को इनके पॉलिटिशियंस ने भी, सियासतदानों ने जो इन्हें इस्लाम का चूरन बेचा, उसमें ये नफरत इतनी दूर ले जा, और बड़ा हास्यास्पद ये है कि आज वो जमाती भी विजय दिवस मना रहे हैं।
देखिए, वो जमात इस्लामी अगर आज विजय दिवस मना रहे हैं, तो जब हमारी आर्मी गई थी तो उस समय भी ये मुक्ति बाहिनी के अगेंस्ट थे और उस समय भी ये पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़े थे। तो ये मुझे नहीं पता वो क्या मना रहे हैं, पर अब देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा और खोल देता हूं कि ये मेरे हिसाब से कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका है, रशिया के कोलैप्स होने के बाद अमेरिका यहाँ चाहता है क्योंकि सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज भी आए और चाइना भी है। अब हमारी कंट्री के लिए, हमारी आर्मी के लिए देखिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि साउथ एशिया में 9 कंट्रीज हैं। इंडो पैसिफिक में चाइना भी आना चाहता है, जो कि पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी स्टेट यूज करता है, हमारे दोनों बॉर्डर्स को अगर वो हीट अप करना चाहता है। बांग्लादेश में मैं बड़ी मुझे उसमें कहने में कोई वो नहीं है कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, जो हमें हमारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमें वहां से कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को और हमें में भी पुश बैक देना चाहता है, क्योंकि हम अमेरिका के एलाय नहीं बन रहे, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं। ठीक है। बस मैं एक बात और बोलूंगा कि ठीक देखिए है सर। साउथ एशिया में 9 कंट्रीज हैं, तो हमारी आगे आर्मी का इतना बड़ा एटलीस्ट डेटरेंस का रोल है कि मैं उन कंट्रियों के नाम गिनाऊंगा, बाकी आपके दर्शक और सब समझदार है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये सब एक रिलीजन फॉलो करते हैं। चाइना, श्रीलंका, ईरान, नहीं तो नेपाल, ये तो बात भूटान। है कि इस्लामिक जिहाद की सोच जो है कट्टरपंथी सोच है। एक बड़ी वजह है, जो भी इस तरह की अस्थिरता अगर हो रही है या फिर बिना ये देखे कि अर्थव्यवस्था देश की क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, उनके लिए कोई पाकिस्तान देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण। वहाँ पर कट्टरपंथियों की सोच ही हावी है। वहाँ भूखे नंगे हो चुके हैं, भिखारी बन गए, फिर भी परमाणु बम और हथियार, गोला बारूद, भारत के खिलाफ साजिश, यही सब चलता है। उन्हें अपने ये अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है और यही बड़ी वजह है कि बांग्लादेश भी उसी राह पर निकल पड़ा है। मैं आता हूं मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूँगा और मैं छोटे छोटे जवाब सभी मेहमानों से, चूंकि बहुत बड़ा पैनल है आज और पैनल रखने की वजह भी यही है कि आज विजय दिवस है। तो मेजर साहब, ये जो हमारी भारतीय सेना ने आज से 53 साल पहले किया था, ये इससे ज्यादा बढ़कर आज हम कर सकते हैं। तो क्या हम एक खामोशी जो, या फिर हम खामोश तरीके से कुछ कर रहे हैं, या फिर अभी हम मान कर चल रहे हैं कि डिप्लोमेसी वाली भाषा से मान जाएंगे? आज प्रियंका गांधी को कहना पड़ा कि कुछ कीजिए, तो संत कह रहे हैं कुछ कीजिए, साधु संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा दिख रहा है सड़कों पर। तो हम तो 53 साल पहले जो थे उससे भी और ज्यादा हम मजबूत हैं। देखिए, परिस्थिति होती है, परिस्थितियां डिफरेंट हैं, इस समय डिफरेंट है। और डिफरेंट का मतलब मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में जाके ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही सोल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का, इस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई इसका मिलिट्री ऑप्शन विकल्प है। और जहां तक इस बात का